तो हम लोग इसमें देखेंगे, इन्फ्लेशन के बारे में देखेंगे। महंगाई क्या होता है, या इन्फ्लेशन कितने टाइप्स के होते हैं, इन्फ्लेशन आने के पीछे क्या रीज़न होता है, या उसके बाद ये देखेंगे कि ए, भाई जो इन्फ्लेशंस होता है, जस्ट टाइम इन्फ्लेशंस जो होता है उसके पीछे का रीजन क्या है। ठीक। उसके बाद हिस्ट्री देखेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्ट्री में जो इन्फ्लेशन है, जैसे अमेरिका में जो इन्फ्लेशन आया उसके पीछे क्या रीजन था। या फिर जो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो जर्मनी के अंदर वर्साई की जो ट्रीटी हुई, वर्साइल ट्रीटी हुई, उसके बाद इन्फ्लेशन कितना आ गया, उसके वजह से जो हिटलर का हुआ था, हिटलर का इवोल्यूशंस हुआ था। उसके बाद देखेंगे, फिर हम देखेंगे अर्जेंटीना का इन्फ्लेशंस देखेंगे क्यों वहाँ पे हुआ। फिर उसके बाद जिम्बाब्वे में देखेंगे, जिम्बाब्वे में। फिर उसके बाद देखेंगे कि 1970 में यहाँ पे ऑयल क्राइसिस हुआ, ईरान वाला प्रॉब्लम जो हुआ ईरान से, उसके वजह से इन्फ्लेशन हुआ। फिर उसके बाद कुछ थ्योरी देखेंगे जिसमें रिकार्डो का देखेंगे, फिर रिकार्डो का देखेंगे, फिर जो ग्रे ग्रेट इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ का जो है वो मार्केट इकोनॉमी के जो के बारे में जो बोला जाता है वो। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे काइंड्स ऑफ इन्फ्लेशंस, जैसे होते हैं डिमांडफुल हो गया, कॉस्टफुल हो गया इन्फ्लेशंस। उसके बाद स्टैगफ्लेशंस क्या होता है। ठीक। स्टैगफ्लेशंस। फिर उसके बाद जो इंडिया के अंदर दो तरह का है इन्फ्लेशन, जैसे हेडलाइन एक होता है, दूसरा एक कोर इन्फ्लेशंस होता है। ये सारे इन्फ्लेशंस देखेंगे। फिर इंडियन इन्फ्लेशंस जो होते हैं, इंडिया के अंदर जो इन्फ्लेशंस होता है उसके पीछे क्या रीजन है। ठीक। प्रेजेंट गवर्नमेंट इंडियन इन्फ्लेशन के पीछे क्या रीजन है, मानसून का क्या रोल है। ठीक। फिर हम इन्फ्लेशंस देखेंगे, मतलब डिफरेंट गवर्नमेंट के टाइम्स में क्या क्या इन्फ्लेशन रहा है। तो वी आर हियर डिस्कसिंग अबाउट द ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द इन्फ्लेशंस। सो देखिए, तो हम स्टार्ट करते हैं कि इन्फ्लेशंस के बारे में। ठीक है। देखिए, इन्फ्लेशंस में होता क्या है, मान लीजिए कि कोई गुड्स है, यदि उसकी कीमत इस साल 2025 में है 100 रुपया, और 2026 में हो जाएगा 150 रुपया। तो इन्फ्लेशंस जो होता है ना, ईयरली बेसिस पे उसको देखा जाता है। ठीक। ईयरली बेसिस पे देखा जाएगा। फिर आप बोलेंगे मंथली भी निकलता है, भाई मंथली भी जो सेंट्रल बैंक होती है उसकी जो पॉलिसी आती है, मॉनेटरी पॉलिसी, या जो उसकी अलग अलग रिपोर्ट्स आते हैं उसमें भी दिखा जाता है। क्वार्टरली बेसिस पे भी वो दिखाते हैं, जो भाई इस क्वार्टर में इस तरह का रेट था, इस क्वार्टर में इस तरह का है। ठीक। तो उस तो इसको हम पिछले साल से कंपेयर करते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए अभी अब मई चल रहा है, तो मई में क्या रेट था और अभी 2026 के मई में क्या रेट हो जाएगा। ठीक। जून में क्या हो जाएगा। तो मंथली बेसिस पे हम इसको हम देखते हैं, जो भाई इस महीने क्या गुड्स की कीमत थी पिछले साल में, अभी क्या हो गया। तो जो बढ़ जाता है, इसका क्या मतलब हो गया कि गुड्स मतलब महंगा हो गया, महंगाई हो गया है। ठीक। दिस इज द इन्फ्लेशन हो गया। समझ गए। तो अभी हम इस यहाँ पे इन्फ्लेशंस के लिए जो टाइप्स ऑफ, जैसे सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गया, या डब्ल्यूपीआई या होलसेल प्राइस इंडेक्स हो गया, तो उस पर अभी हम नहीं जा रहे हैं। ठीक। या फिर इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए होता है, फिर एग्रीकल्चर वर्कर के लिए होता है, फिर जो अर्बन अर्बन एरिया में जो वर्कर रहते हैं उसके लिए इन्फ्लेशन होता है। तो हर एक के लिए इन्फ्लेशन अलग अलग होते हैं। ठीक। एक प्राइस जो होता है, एक एक हम बेस ईयर मान के चलते हैं। ठीक। एक बेस ईयर मान के चलते हैं, जैसे कि मान लीजिए एग्रीकल्चर वर्कर के लिए हम बेस ईयर 1986 87 मान के चलते, मतलब इस टाइम में क्या था, उस कुछ गुड्स का मान लीजिए कि व्हीट गुड्स का कीमत क्या था। हाँ, उसके रिस्पेक्ट में अभी 2025-26 में क्या है। ठीक। एक मान लीजिए इस एग्रीकल्चर वर्कर के लिए हम लेके चले गए। इंडस्ट्रियल के लिए मान लीजिए, इंडस्ट्रियल के लिए भी हम मान लीजिए एक बेस ईयर मान के चले, 2011 मान के चलेंगे, ये बेस ईयर हुआ। तो 2011 में इसके जो गुड्स होता है ना इसका, तो उसके रिस्पेक्ट में 2025 में कितना महंगे, मान लीजिए कि ये 2011 में एक जीन्स खरीदता था तो वो 150 रुपये में। ठीक। अब 2025 में खरीद रहा है 650 रुपये में खरीद रहा है। तो इसके इसके रिस्पेक्ट में हम देखते हैं, जो भाई 2011 में ये 150 में खरीदता था, 2025 में 650 में खरीदता है। किसके लिए, से मतलब ये इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए।
तो किया गया है, ठीक। आप बोलेंगे ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि भाई जो जो वर्कर किसी इंडस्ट्री के अंदर काम करता है तो उसको फिर भाई वेज दिया जाता है, उसको पैसा दिया जाता है उसके काम के। तो जो हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं इसलिए कि जो भाई उसको हम कितना देंगे कि वो अपने बेसिक नीड्स को पूरा कर लेगा। तो मार्केट के अंदर क्या महंगाई है उसके रेस्पेक्ट में फिर देखना पड़ता है। मान लीजिए हम उसको 500 रुपये ही देंगे और मार्केट में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और 500 रुपये में वो फुलफिल नहीं कर पाएगा, तो फिर क्या हो गया, वो वेज जो वेज दे रहा है तो उसका कोई औचित्य नहीं हुआ, ठीक। तो उसके देखा जाता है, ठीक। समझ गए। तो दिस इज द सिंपल थिंग। और हम अभी सीपीआई डब्ल्यूपीआई इस सब पे अभी फोकस नहीं कर रहे हैं। हम अभी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख रहे हैं, इन्फ्लेशन के टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन देख रहे हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, कहाँ पे वर्ल्ड में कैसे क्या आया। तो उसके बारे में हम अभी देखने की कोशिश करेंगे, ठीक। अब देखिए, द इन्फ्लेशन रेफर्स टू द जनरल इंक्रीज द प्राइस ऑफ द गुड्स सर्विसेज इन द इकोनॉमी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम व्हिच लीड्स टू द डिक्रीज इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। मान लीजिए जो किसी गुड्स का जब उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो जो आपकी मनी है, जैसे कि मान लीजिए आप 100 रुपये में 1 किलो सेब खरीदते थे, ठीक। सेब खरीदते थे जनवरी में, अभी आप खरीद रहे हैं 150 रुपये में 1 किलो सेब खरीदते हैं, तो मतलब गुड्स महंगा हो गया। आपकी मनी, आपकी 100 रुपया पहले 1 किलो खरीदता था, लेकिन वो अब 100 रुपया नहीं खरीदता है। मतलब जो आपका पैसा है ना उसकी जो परचेजिंग कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। पहले आपका 100 रुपया में 1 किलो आ जाता था, अब उसके लिए आपको उसके 1.5 गुना, मतलब 1.5 गुना रुपया आपको लगाना पड़ता है, तब जाके आपको 1 किलो सेब मिलता है। मतलब परचेजिंग पावर ऑफ मनी डिक्रीजेज, ठीक। डिक्रीज हो जाता है। व्हाट कॉज ऑफ द इन्फ्लेशन, जब हम इसके कारण देखते हैं तो दो तरीके के होता है। इन्फ्लेशन कैन बी द कॉज्ड बाय द मल्टीपल फैक्टर्स, लेकिन जो बेसिकली माना जाता है दो दो टाइप्स, एक मल्टीपल कॉज होते हैं, लेकिन दो कॉज को मतलब ज़्यादा माना, मतलब वेटेज दिया गया। जैसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है कि मतलब आप मान के चलिए कोई गुड्स है, कोई गुड्स है, यदि उसका खरीदने वाला बहुत ज़्यादा आ गया। आप देखिए, मान मान लीजिए कोई मार्केट में एक साइकिल है, उसको खरीदने के लिए एक आदमी गया, तो जो बेचने वाला है वो बोलेगा भाई 1,000 में देंगे, चलो ठीक है, तो वो 1,000 में खरीद लिया। लेकिन वही साइकिल को खरीदने के लिए जब 50 आदमी पहुंच गया, ठीक, 50 आदमी पहुंच गया, गुड्स कितना है, एक ही है, तो खरीदने वाला बहुत ज़्यादा आ गया, ठीक। तो डिमांड बहुत ज़्यादा हो गया। अब दुकान वाला क्या बोलेगा भाई, जब उसके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन हो जाएगा तो 50 लोगों में से किसी को देना है, तो जो ज़्यादा पैसा देगा उसको देगा, ठीक। ज़्यादा पैसा देगा तो उसका एक्चुअल कितना है, 1,000 रुपया है, लेकिन डिमांड की वजह से क्या हो गया, उसको महंगा कर देगा। बोलेगा नहीं अब 1,500 में दूंगा। कोई तीसरा बोल देगा नहीं कोई जो खरीदने में से है वो बोलेगा 2,000 दूंगा। मतलब एक तरीके से वो बोली लग जाता है उस गुड्स पे, अब वो गुड्स क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है। मतलब डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जब गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है तो इन्फ्लेशन आता है, ठीक। जैसे देखिए, जैसे शादी का सीजन होता है, शादी के सीजन्स में क्या हो जाता है कि मतलब जैसे सब्जी ही है, फ्रूट्स ही है, इसकी यदि डिमांड बढ़ जाएगी या सप्लाई उतनी ही रहेगी तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा। शादी के सीजन में क्या होता है, मान लीजिए कि ज्वेलरी है, ज्वेलरी का एक डिमांड बढ़ जाता है, तो ये भी एक रीजन है कि ज्वेलरी महंगा हो जाता है, बिकॉज ऑफ डिमांड के वजह से। अब दूसरा जो पहलू आता है, तो द डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज एक्सीड द सप्लाई। तो मतलब चाहे गुड्स हो या सर्विस, अब सर्विस हो, जैसे कि आप देखिए चैट जीपीटी है। अब चैट जीपीटी का जब सोसाइटी के अंदर उसका डिमांड बढ़ने लगेगा, पे अभी क्या है, अभी तो फ्री में दे रहा है, अब जब सभी को ये क्या हो जाएगा, ये मतलब एक तरीके से एडप्ट कर लेगा सभी, मतलब सबकी डिपेंडेंट हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, उसका महंगा कर देगा। जैसे मान लीजिए जब जियो आया था, 4G था, तो उसने क्या किया, 3 महीने तक सबको फ्री में दिया, तो हम क्या किए उसमें एडप्ट हो गए, अब हम उसके बिना नहीं रह सकते हैं। तो फिर उसका जब से जैसे ही देखा कि भाई पब्लिक को हम इसके लिए क्या बना दिए, मतलब डिपेंडेंट बना दिए, उसके बिना नहीं रह सकता है, ठीक। अब उसका डिमांड बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया, सारे पब्लिक 4G में आ गए, ठीक। डिमांड बढ़ गया तो फिर उसने प्राइस धीरे धीरे 299, 199 से 299, 399 ऐसे तक चार्ज बढ़ाता गया, ठीक। फिर मार्केट में क्या था, उसका मोनोपोली था। मोनोपोली मतलब कोई कंपटीटर था नहीं, तो वो जैसे जैसे बढ़ाएगा वैसे वैसे लेना पड़ेगा। दिस इज द काइंड्स ऑफ द डिमांडफुल इन्फ्लेशन, समझ गए। थोड़ा बोलेंगे यहाँ पे मोनोपोली क्यों आपने ऐड कर दिया। देखो मोनोपोली भी है, तो मोनोपोली जब आ जाएगा किसी भी गुड्स को लेकर और उस गुड्स को खरीदना लोगों के लिए नेसेसरी हो गया, तो उसको हम मोनोपोली से रिलेटेड डिमांडफुल इन्फ्लेशन कह सकते हैं, ठीक। वहीं देखो आप, आपके पास यदि 4 ऑप्शन रहता है इसके सिम के लिए, मतलब इंटरनेट सर्विस के लिए, 4G के लिए,
तब एक कंपनी एक कंपनी यदि आपको कॉस्ट मतलब बढ़ाता जाता है उसका प्राइस, उससे डिफर नहीं करता, मान ली दूसरी कंपनी नहीं बढ़ाता उसको देख के, तो उसकी डिमांड बढ़ जाती, उसका कंपनी दौड़ता। छोड़िए, आई एम नॉट गोइंग टू दिस डीप, समझ गए। एक मेन कारण क्या है, व्हेन द डिमांड ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एक्सीड द सप्लाई। सेकंड क्या है, कॉस्टफुल इन्फ्लेशन। कॉस्टफुल इन्फ्लेशन क्या होता है कि देखिए, कोई गुड्स आप जब बना रहे हैं, कोई गुड्स आप बना रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए ये गुड्स आप बना रहे हैं, इसके लिए क्या चाहिए, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, ठीक। ये ये इनपुट हो गया। अब देखिए, जब इस गुड्स को बनाने के लिए लैंड के लिए रेंट आपको ज़्यादा देना पड़ता है, 5,000 देना पड़ता है, ठीक। लेबर चार्ज ज़्यादा कर दिया, अब वो 250-300 रुपये में काम नहीं कर रहा है, अब 500 रुपये में आप बोला 500 रुपये दोगे तभी हम तुम्हारे यहाँ काम करें। कैपिटल, कैपिटल जो आपके पास था, तो 5,000 आप कैपिटल ले रहे हैं, तो आपके 3% पे आ रहा है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि नहीं, 5,000 लोगे तो हम 20% तुमको 20% लेंगे एनुअली। तो ये तीनों चीज़ का क्या हो गया, जो इनपुट कॉस्ट है वो आपका बढ़ गया, तो ये एक कॉस्टफुल इन्फ्लेशन हो गया, ठीक। तो इसके वजह से क्या होगा, इससे जो गुड्स बनेगा उसकी कीमत ज़्यादा होगी, कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपका ज़्यादा हो गया, तो इसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, तो ये महंगा मार्केट में आएगा, ठीक, महंगा मार्केट में आएगा, ठीक। समझ गए। आप देखिए, जब कॉस्टफुल इन्फ्लेशन के देखेंगे तो बहुत सारे फैक्टर्स इसमें काम करता है, बहुत सारे फैक्टर्स इसमें काम करता है। सिंपल, जैसे कि मान लीजिए मानसून है, मानसून के वजह से क्या होता है कि एग्रीकल्चर में आपको इरिगेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। मानसून से बारिश हो गया तो आपको सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन वहीं पे जब मानसून नहीं आएगा तो आपको इरिगेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्यूबवेल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। और ट्यूबवेल चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, पेट्रोल मतलब डीजल चाहिए। तो इससे क्या हो गया, तो डीजल खरीदेंगे तो कॉस्ट तो बढ़ गया ना, जो आपको मानसून की वजह से फ्री में बारिश हो रहा था, वो एग्रीकल्चर में क्या हो जाएगा, इरिगेशन जब आप क्या इससे करेंगे, ट्यूबवेल से करेंगे, तो वो महंगा हो जाएगा, तो इससे जो प्रोडक्ट निकलेगा धान के, तो उसमें क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, ठीक। तो मल्टीपल फैक्टर्स इन्फ्लेशन को होता है। जैसे कि सिंपल से मान लीजिए कि इंडिया के मतलब जो लॉजिस्टिक कॉस्ट होता है, जीडीपी का लॉजिस्टिक कॉस्ट कॉस्ट मतलब क्या, जैसे कि मान लीजिए ये ये कोई गुड्स है जो बना है कहाँ पे, केरला में, ठीक, केरला में, उसे यदि हम यूपी के मार्केट में लेके आएंगे, तो ये केरला से ये यूपी तक आएगा, तो इसके लिए लॉजिस्टिक मतलब भाई इसको यहाँ पे ट्रक पे लोड करेगा, ट्रक से फिर आएगा, रोड से आएगा, फिर यहाँ पे उतारेंगे, ठीक। अब तो ये क्या हो गया, ये सारा लॉजिस्टिक कॉस्ट, मान लो कि इसको वेयर हाउस में रखेगा, मतलब डिपेंड करता है किस तरह का गुड्स, तो ये सब क्या हो गया, लॉजिस्टिक कॉस्ट हो गया। तब लॉजिस्टिक में यदि खर्चा ज़्यादा आ रहा है, अब रोड सही नहीं है, 4 लेन नहीं है, 6 लेन नहीं है, हाईवे नहीं है, यहाँ पे स्पीड ज़्यादा नहीं है, तो यदि रोड की स्पीड ज़्यादा नहीं होगी, उस रोड पे यदि हम तेज़ी से गाड़ी लेकर नहीं जाएंगे, 40 के स्पीड में ही गाड़ी चलाएंगे, तो इसको ज़्यादा पेट्रोल खर्चा होगा, मतलब ज़्यादा डीजल खर्चा होगा इस गाड़ी के, तो कॉस्ट तो बढ़ जाएगा ना, तो दिस इज काइंड ऑफ लॉजिस्टिक कॉस्ट। यही हम केरला से लेके यूपी तक, मान लीजिए आपका इनलैंड वाटरवे रहता है, इनलैंड वाटरवे रहता है, उससे आपका क्या होता है, तो भाई पानी के थ्रू आता है, तो पानी के थ्रू जो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है या लॉजिस्टिक कॉस्ट होता है, मान लीजिए कम होता, तो आपकी गुड्स की महंगाई नहीं होती। तो दिस इज अ वन काइंड ऑफ द कॉस्टफुल इन्फ्लेशन। सो हम कॉस्टफुल इन्फ्लेशन में ये देख लेते, तो हम आपको 2-3 एग्जांपल देके ये बताने की कोशिश किए, ठीक। अब देखिए, बिल्ट इन इन्फ्लेशन में, देखिए कॉस्टफुल इन्फ्लेशन में क्या होगा ना, प्रोडक्ट कॉस्ट लाइक वेज और रॉ मटेरियल्स इंक्रीजेज कॉजिंग द बिजनेस टू राइज द प्राइस, समझ गए। जैसे कि लैंड लेबर कैपिटल जो बताइए आपका रॉ मटेरियल या ये सब महंगा हो गया है, तो भाई ऑब्वियसली ये कॉस्ट बढ़ जाएगा। तीसरा क्या है, बिल्ट इन इन्फ्लेशन, व्हेन वर्कर्स डिमांड द हायर वेज टू कीप अप विथ कॉस्ट ऑफ लिविंग लीडिंग कंपनीज टू राइज द प्राइस। अब मान लीजिए वर्कर है, वो कहेगा कि भाई हमको तनख्वाह बढ़ाओ, नहीं तो हम काम नहीं करेंगे। अब वर्कर क्यों दिखेगा, अब वर्कर ये भी सोसाइटी के अंदर देख रहा है कि भाई सब इस पे घूम रहा है, किस पे, आईफोन लेके घूम रहा है, सबके पास आईफोन है, सबके पास अच्छा अच्छा कपड़ा पहनता है, अच्छे घर में रहता है, इसी में रहता है, इसमें रहता है, ठीक। तो वर्कर्स को ऐसा लग रहा है कि भाई वी ऑल्सो हैव टू द स्टैंडर्डाइज द आवर लाइफ, उसको भी लग रहा है कि भाई अपने आप को और अच्छे करें, ठीक। तो वो कहेगा इंडस्ट्री में, भाई तो हमारा वेज बढ़ाओ, नहीं तो हम काम करना नहीं जाएंगे। तो वर्कर का वेज बढ़ाएंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो मार्केट में इन्फ्लेशन आएगा। अब डिपेंड करता है तो भाई वर्कर्स क्यों करेगा, वर्कर्स अपना वेज क्यों बढ़ाएगा, उसके फिर मल्टीपल फैक्टर्स हो रहा है। एक तो मैंने बताया, जब वर्कर्स जैसे सोसाइटी के अंदर देखेगा
ठीक। सोसाइटी के अंदर देखेगा कि जो भाई हम भी अपने लिविंग स्टैंडर्ड को ऊपर करें तो वर्कर्स बढ़ा सकता है। दूसरा चीज़, मान लीजिए वर्कर्स का जो फैमिली है, यदि उसके एजुकेशन का कॉस्ट, उसके हेल्थ का कॉस्ट, उसके घर का मतलब घर का जो खर्चा है, ये सब यदि बढ़ जाएगा, यदि प्राइवेट स्कूल जो है वो चार्ज ज़्यादा करेगा वर्कर्स को, तो वर्कर्स तो फिर इंडस्ट्री में आके बोलेगा ना, भाई मेरा मेरा जो खर्चा है वो बढ़ रहा है, तो हमें तुम्हें वेज बढ़ाना पड़ेगा। अब कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएगा, अब फीस बढ़ जाएगा, तो वर्कर्स तो इंडस्ट्री को बोलेगा जो भाई मेरा वेज बढ़ाओ, नहीं तो हम नहीं करेंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्ट है वो बढ़ जाएगा, तो फिर मार्केट में इन्फ्लेशन आ सकता है। ठीक। यहाँ पे ध्यान देना है, व्हेन वर्कर्स डिमांड हायर वेज, तब वर्कर्स क्यों डिमांड करेगा हायर वेज। ठीक। तो उसके पीछे भी मल्टीपल फैक्टर्स है, जैसे कि आपको बताया, जैसे कि सोशल जो इश्यूज है, जो आप देखते हैं मोबाइल में, रील में, ये इसके वजह से एक मेंटल एक प्रेशर बनता है, क्रिएशन होता है, उसके वजह से हो सकता है। या सेकेंड थिंग देख सकते हैं, वर्कर्स का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, यदि वो बढ़ेगा तो वो जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए सिंपल सी बात है, यदि अर्बन एरिया में वर्कर्स आ रहा है काम के लिए, अब अर्बन एरिया में यदि उसको रहने के लिए घर में जो उसको किराया देना पड़ेगा, यदि वो ज़्यादा है, तो वर्कर्स जहाँ पे काम करेगा खुद, वो तो कहेगा भाई मैं 5,000 किराया दे रहा हूँ, तुम ज़्यादा पैसा दोगे तभी हम तुम्हारे पास काम करोगे, ठीक करूँगा। ठीक। तो उसकी वजह से क्या होगा, उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगा, मतलब कॉस्ट बढ़ेगा, तो मार्केट में दिस इज द काइंड्स ऑफ बिल्ट इन इन्फ्लेशन, समझ गए। अब देखिए टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन एक्सप्लेन डेप्थ डेप्थ इसमें आपके आप हम चलते हैं। देखिए फर्स्ट क्या कह रहे हैं, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। द डिमांडफुल इन्फ्लेशन कॉजेज द इंक्रीज इन कंज्यूमर डिमांड। डिमांडफुल जब, अब इसके पीछे क्या रीजन बता रहा है, जो डिमांडफुल इन्फ्लेशन क्या होगा, इंक्रीज द कंज्यूमर डिमांड। तो जब कंज्यूमर डिमांड करेगा तो बढ़ जाएगा। अब कंज्यूमर डिमांड क्यों करेगा, उसके एग्जांपल, ड्यूरिंग द इकोनॉमिक बूम पीपल हैव मोर इनकम एंड स्पेंड। जब मान लीजिए कि इकोनॉमिक बूम कर रहा है, लोगों के पास अच्छी अच्छी नौकरी है, उसके पास पैसा हाथ में आ रहा है, तो वो क्या करेगा, अच्छा टीवी खरीदेगा, अच्छा फ्रिज खरीदेगा, अच्छा मोबाइल फ़ोन खरीदेगा, जो मार्केट में लॉन्च होगा उसको नया नया खरीदेगा, नया नया घर बनाएगा, एक घर है दूसरा घर लेगा। तो जब उसके पास पैसा है तो डिमांड बढ़ाएगा चीज़ों का, तो ये हो गया डिमांड फॉर इन्फ्लेशन। ठीक। दूसरा क्या है, इफेक्ट, बिजनेस कांट कीप अप विथ डिमांड, तो प्राइस राइज। अब जो बिजनेस का जो प्रोडक्शन है वो तो भाई एक कॉन्स्टेंटली चल रहा है, समझ गए, लोगों के पास पैसा आ गया, लेकिन जब लोगों के पास पैसा आ गया, लेकिन ओवरनाइट या बिजनेस का जो मतलब जो उसका साइकिल है, वो ओवरनाइट या एक महीने में प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा देगा। अब टीवी बना रहा है, 50 पीस बन रही है, अब लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा आ गया, तब वो 5 दिन या 10 दिन के अंदर वो सप्लाई नहीं बढ़ा देगा। उसको सप्लाई को बढ़ाने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स काम, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना पड़ेगा, स्किल लेवल पे काम करना पड़ेगा, बहुत सारे फैक्टर्स पे काम करेगा, तब जाके उसका सप्लाई बढ़ा सकता है। ठीक। तो बिजनेस तो कांस्टेंट पे काम कर रहा है, ठीक है, और सप्लाई को बढ़ाने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन आपका डिमांड बढ़ गया है क्योंकि लोगों के पास पैसा आ गया, तो उससे क्या होगा, फिर बिजनेस वाला क्या करेगा, भाई प्राइस बढ़ा देगा। ठीक। या दूसरा चीज़ बिजनेस वाला तो ये भी कर सकता है, जो भाई हम अभी प्रोडक्शन की उस प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ा के हम मार्केट को क्यों स्टेबलाइज रखें। यदि हमारा गुड्स का डिमांड बढ़ गया है, तो हम थोड़ा सा प्राइस बढ़ा देंगे, उससे मुझे ज़्यादा प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक। तो उसमें वो निकाल लेगा प्रॉफिट। की इंडिकेटर, हाई कंज्यूमर स्पेंडिंग, लो अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। जब कंज्यूमर स्पेंडिंग ज़्यादा हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, सोसाइटी सबके पास नौकरी है, सबको महीने में पैसा आ रहा है, तो उससे क्या हो जाएगा, फिर वो इन्फ्लेशन आएगा। अब देखिए कॉस्टफुल इन्फ्लेशन क्या है, द इंक्रीज द प्रोडक्शन कॉस्ट, वैसे बताए थे, जैसे प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया, जो लैंड लेबर वेज ये सब है, तो राइज इन ऑयल प्राइस, मान लीजिए एग्जाम्पल, जैसे राइज इन ऑयल प्राइस इंक्रीज द ट्रांसपोर्ट एंड प्रोडक्शन। मान लीजिए सीधी सी बात बता रहा हूँ, अभी जैसे कि ये हुती ने रेड सी को ब्लॉक कर दिया है, ठीक है, मान लीजिए ब्लॉक कर दिया, तो जो अरेबियन सी में, मान लीजिए अरेबियन सी के अंदर उसने डोमिनेट कर लिया, अरेबियन सी के अंदर जो भी ऑयल का जो कंट्री, जैसे कि हम 80% ऑयल इंपोर्ट करते हैं, या चाइना बहुत सारा ऑयल इंपोर्ट करता है, अब हूती ने उसको क्या कर दिया, पूरा डैमेज कर दिया, जाने नहीं दे रहा है, तो ऑयल का प्राइस इस कंट्री में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि सप्लाई कम हो गया तो प्राइस बढ़ जाएगा, तो इससे क्या आ जाएगा, इन्फ्लेशन आएगा। किस में, जिस सेक्टर में ऑयल की जरूरत होती है, जैसे ट्रांसपोर्ट के लिए ऑयल की जरूरत होती है, इंडस्ट्री को चलाने के लिए ऑयल की जरूरत होती है, तो वो आ जाएगा। दिस इज वन फैक्टर, ये देखना है आपको, जो भाई जो सप्लाई जो है ना हो रहा है ना, इंक्रीज द प्रोडक्शन कॉस्ट, तो ये देखना है जो प्रोडक्शन कॉस्ट किस वजह से बढ़ रहा है, तो जो वजह है उसके पीछे वो कॉस्टफुल इन्फ्लेशन में आ जाएगा। देखो कंपनीज पास कॉस्ट टू द कंज्यूमर बाय राइजिंग द प्राइस, जब कॉस्ट बढ़ जाएगा तो शिफ्ट कर देगा ना, कंपनी थोड़े अपनी जेबी से खर्चा करेगा, वो तो कंज्यूमर को बोलेगा तुम पैसा दो। की इंडिकेटर, राइजिंग इनपुट प्राइस। अब देखिए बिल्ट इन इन्फ्लेशन में वही देखा, वर्कर्स डिमांड हायर वेज,
ये साइकोलॉजिंग द वेज भी बताया जो वर्कर्स अलग अलग वजह से अपना डिमांड दिखा सकते हैं, ठीक। देखिए हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, द हाइपर इन्फ्लेशन एक्सट्रीमली हाई एंड टिपिकली एक्लेरेटिंग इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, आज है 10%, कल 20% हो जाएगा, मतलब 50% पर मंथ, मतलब 50% से ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे कि मान लीजिए इस महीने गुड्स का कीमत है 100 रुपया, और नेक्स्ट मंथ क्या हो जाएगा 150 रुपया, उसके नेक्स्ट मंथ क्या हो जाएगा 150 में 75 जोड़ दीजिए, मतलब इस स्पीड से जा रहा है, महंगाई बढ़ रहा है। दिस इज कॉल्ड द हाइपर इन्फ्लेशन। इसका कॉज क्या होता है, एक्सेसिव मनी प्रिंटिंग। अब देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई पैसा खूब छाप दिया, लोगों के पास हाथ में खूब पैसा आ गया। अब आज जिसके पास में पैसा नहीं है, सबके पास में पैसा आ गया। तो जब पैसा आ जाएगा और गुड्स का सप्लाई कांस्टेंट है, गुड्स उतना ही है जितना मार्केट में था पहले भी, पैसा छापने से पहले अभी भी उतना ही है, लोगों के पास ज़्यादा पैसा हो गया, ठीक। तो उससे क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, पैसा बहुत ज़्यादा है, गुड्स उतना ही है, तो जो बेचने वाला है वो महंगा कर देगा। जब भाई 100 रुपये में तुम 1 किलो सेब ले रहे हो, अब लोगों के पास पैसा खूब है, तो सब लेके आ गया, सब 100 100 रुपये लेके आ गया, तो भाई मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो। तो बोला कि नहीं अब 100 में नहीं दूंगा, सेब उतना 1 1 किलो है, अब बोला कि हम 500 में दो। तो 500 में भी लोग लेने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि सभी के पास में पैसा था, क्योंकि गवर्नमेंट ने खूब पैसा छाप के हाथ में दे दिया था, रखो तुम लो तुम लो तुम लो तुम लो, ठीक, सबको दे दिया था। तो अब बोलेगा नहीं अब 500 में नहीं दूंगा, 5,000 में दूंगा। तो 5,000 मतलब उतना पैसा कम लोगों के, 5,000 रुपया कम लोगों के हाथ में था, तो फिर 5,000 पे चला गया। जो 100 रुपये का चीज़ था वो 5,000 पे चला गया। तो ये किसकी वजह से हुआ है, जब गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा पैसा छाप दिया। जिम्बाब्वे में हुआ था, वेनेजुएला में हुआ था, करेंटली द लॉस द ऑलमोस्ट। तो ये क्या हो गया, ये हाइपर इन्फ्लेशन, मतलब परचेजिंग पावर ऑफ मनी कम हो गया ना। जो 100 रुपये का सेब था वो 5,000 में मिल रहा है, मतलब तो रुपये के जो परचेजिंग पावर है कितना नीचे चला गया, ठीक। ये जिम्बाब्वे में हुआ, वेनेजुएला में हुआ। करंटली द लॉसेज ऑलमोस्ट ऑल वैल्यू सेविंग और वेब पॉट, छोड़िए हटाइए। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन हाई इन्फ्लेशन, हाई अनएम्प्लॉयमेंट। स्टैगनेट डिमांड, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक, और इन अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है, मतलब कि लोगों के पास नौकरी नहीं है, इन्फ्लेशन भी है, ठीक। तो दिस इज कॉल्ड द स्टैग इन्फ्लेशन। द इन्फ्लेशन यूजुअली कम्स विद ग्रोथ, बट हेयर द इकोनॉमी इज स्टक। जो इन्फ्लेशन होता है वो जनरली ग्रोथ से आता है, क्योंकि देखिए जब ग्रोथ होगा इकोनॉमिक में तो एक इन्फ्लेशन इसी वजह से आता है, लोगों के पास पैसा होगा तो थोड़ा इन्फ्लेशन आ जाएगा। लेकिन जो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, जो इकोनॉमिक ग्रोथ से इन्फ्लेशन आता है, इट इज जस्ट मतलब एक स्टेबल है, जो मतलब उसमें इन्फ्लेशन आएगा वो उतना ज़्यादा नहीं आएगा, एक बैलेंसिंग इन्फ्लेशन रहेगा, नहीं, ठीक है। लेकिन स्टैगफ्लेशन में क्या होता है कि हाई इन्फ्लेशन है ये, और हाई इन्फ्लेशन किस वजह से है वो फैक्टर हटा दीजिए, लेकिन हाई अनएम्प्लॉयमेंट भी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है। मान लीजिए यहाँ पे बिल्डअप इन्फ्लेशन हो गया। बिल्डअप इन्फ्लेशन मतलब क्या हो गया कि भाई वर्कर्स ने बोला कि जो पैसा बढ़ाओ नहीं तो हम काम नहीं करेंगे। तो अब कंपनी के पास उतना है नहीं, तो कंपनी क्या करेगा, निकालेगा वर्कर, भाई नहीं करेगा काम तो तुम बाहर जाओ, ठीक, बाहर जाओ। तो उसी से क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट आया, इन्फ्लेशन है ही, बिल्टअप की वजह से है। अ, और इन्फ्लेशन है ही क्योंकि अब जो कंपनी जो प्रोडक्ट बनाएगा ना, तो उसके लिए जो प्रोडक्ट बनाएगा उसके लिए क्या चाहिए उसको, लेबर चाहिए, तो वो कम लेबर का यूज करेगा, ठीक। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन आएगा, और इधर इसने निकाल दिया क्योंकि सबने पैसा बढ़ा दिया, इसलिए दिस इज कॉल्ड द हाई इन्फ्लेशन। हाई इन्फ्लेशन विथ हाई अनएम्प्लॉयमेंट। तो इन्फ्लेशन जैसे कि यूएस में 1970 ड्यूरिंग द ऑयल सप्लाई हुआ ही नहीं, ऑयल सप्लाई नहीं हुआ तो इन्फ्लेशन आ गया, और इन्फ्लेशन आ गया उसकी वजह से क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ। तो ये हो गया, दिस इज काइंड ऑफ स्टैगफ्लेशन। ऑयल शॉक होगा तो होगा ना, ऑयल का सप्लाई हो नहीं रहा है, तो उससे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बढ़ जाएगा ना, ठीक। हाँ, देखिए नेक्स्ट में क्या है, अब हम देखते हैं डिफ्लेशन अपोजिट टू इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होता है, जनरल डिक्लाइन द प्राइस, प्राइस नीचे चला गया वो डिफ्लेशन होता है। लो डिमांड ओवर प्रोडक्शन एंड फॉलिंग द मनी सप्लाई। अब देखिए कोई गुड्स है वो मान लीजिए डिफ्लेशन, हम आपको थोड़ा सा देख लेते हैं। डिफ्लेशन हो गया, कोई गुड्स है, ठीक, ये 50 रुपया है, अब ये आ जाएगा 20 रुपया पे हो गया, ठीक, क्योंकि इसका डिमांड है ही नहीं, ठीक, डिमांड है नहीं। तो डिमांड है नहीं तो ये नीचे पैसा नीचे कम मतलब जैसे देखते हो ना, सब्जी खरीदने जाते हो, लास्ट में जाते हो 10 खरीदने वाला है, यदि सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गया तो डिमांड है नहीं, तो डिमांड है नहीं तो इसका कीमत ये हो जाएगा, नीचे चला जाएगा।
या दूसरा सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गया। अब ये गुड्स है, इसका सप्लाई, इसमें मोनोपोली है नहीं, 10 आदमी इसी गुड्स को बना रहा है। जैसे कि मान लो चैट जीपीटी आया, चैट जीपीटी आया, उसके साथ साथ ग्रोक भी आ गया, उसके साथ परप्लेक्सिटी आ गया, उसके साथ डीपसीक आ गया, बहुत आ गया। तो मार्केट के अंदर मोनोपोली खत्म कर दिया, डिमांड, तो गुड्स का बहुत सारे ऑप्शन आ गए, तो उसका क्या हो जाएगा, डिफ्लेशंस में आ जाएगा। ठीक। और हाँ, सो आई एम टॉकिंग अबाउट डिफ्लेशंस, द कॉस्ट कैन बी, हाँ डिफ्लेशंस। कॉज क्या हो गया, लो डिमांड, डिमांड है नहीं, ओवर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, सब बहुत ज़्यादा हो गया, फॉलिंग द मनी सप्लाई, मनी सप्लाई, फॉलिंग द मनी सप्लाई, लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा तो कहाँ से लोग खरीदेगा भाई। कंपनी तो प्रोडक्शन करके अपना मार्केट में भेज रहा है, लेकिन लोगों के पास पैसा ही नहीं है। अब फॉलोइंग द मनी सप्लाई, अब फॉलोइंग द मनी सप्लाई किस वजह से है, उसके पीछे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक। लोगों के पास मनी सप्लाई क्यों, अब गवर्नमेंट ने क्या किया, कौन सा पॉलिसी लेके आया जो मनी सप्लाई टाइट कर दिया, मनी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने क्या किया, टाइट मनी टाइट मॉनेटरी पॉलिसी लेके आ गया। उससे क्या होगा, यदि बैंक क्या किया, रेट रेट बढ़ा दिया, रेट बढ़ा दिया, तो लोग क्या करेगा, बैंक में सेविंग में पैसा डालेगा, मार्केट में खर्चा नहीं करेगा, तो उससे भी आ सकता है। तो ये फॉलोइंग द मनी सप्लाई, वो उसके पीछे क्या रीजन है, वो आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। मतलब यहाँ पे ये चीज़ है ना, ओवर प्रोडक्शन, जैसे ओवर प्रोडक्शन वर्ड है, तो आप ये सोचेंगे भाई ओवर प्रोडक्शन क्यों हो गया, प्रोडक्शन क्यों ज़्यादा ओवर हो गया, मे भी हो सकता है कि जो भाई स्किल्ड मैन पावर आ गया, जो पहले एक किसी गुड्स को बनाने के लिए वो एक मतलब कह सकते हैं जो 5 लेबर मिलके एक प्रोडक्ट बनाता था, ये इतना स्किल्ड आ गया, इतना स्किल्ड इंडिया मिशन काम किया है कि वही 5 लेबर मिल के 50 गुड्स उतने ही टाइम में बना देता है, तो ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा। तो अब इसके पीछे भी ओवर प्रोडक्शन, इसके रीजन से भी हो सकते हैं। मान लीजिए कि लॉजिस्टिक कॉस्ट नीचे हो गया तो ओवर प्रोडक्शन हो सकता है। मल्टीपल फैक्टर्स बिहाइंड द ओवर प्रोडक्शन, लो डिमांड, अब जैसे लो डिमांड है, लो डिमांड के मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन ये किसके अंदर आ रहा है, डिफ्लेशन के अंदर। डेंजर क्या है, कंज्यूमर डिले परचेज, कंपनीज कट द जॉब्स एंड रिसेशन वर्सन। जब लोग कंज्यूमर डिले परचेज करेगा, क्योंकि भाई फॉलिंग द मनी सप्लाई है ही नहीं, तो कंज्यूमर के पास परचेज नहीं, डिले करेगा ही करेगा। कंपनीज कट्स द जॉब्स, क्योंकि कंपनी का जो माल मार्केट में है उसका कोई खरीदने वाला है ही नहीं, कंपनी का जो खर्चा है वो तो देना ही पड़ रहा है, क्योंकि उसमें जो वर्कर है उसको तो पैसा देना ही पड़ेगा। तो कंपनी क्या करेगा, तो भाई अभी तुम घर जाओ, क्योंकि मेरा अभी बिक्री नहीं, मतलब मैं अभी मतलब मेरा जो है ना सेल नहीं हो रहा है, सेल नीचे चला गया है, इसीलिए अब छट नहीं करेगा, हटाएगा, कट से जॉब कट करेगा। दिस इज ए रिसेशन वर्सन। अब रिसेशन की तरफ बढ़ेगा। अब देखो डिज इन्फ्लेशन क्या होता है, अ स्लो डाउन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक। तो प्राइस स्टिल राइज बट मोर स्लोली। ठीक। ये है कि इन्फ्लेशन रेट में क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो रहा है, प्राइस स्टिल राइज, प्राइस जो है वो कम नहीं हो रहा है, लेकिन जो जिस गति से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है ना, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, इस रेट से बढ़ रहा है ना, वो रेट में स्लो डाउन आया है। मैं उस रेट से मतलब पहले 4% के बदला में अगले मंथ में 8% जा रहा है। ठीक है, इन्फ्लेशन। लेकिन डिज इन्फ्लेशन में क्या होगा, ये नेक्स्ट मंथ जो जाएगा वो 6% पे ही जाएगा, मतलब 4 से 8 हो गया तो मतलब डबल हो गया, लेकिन उसके नेक्स्ट मंथ क्या गया, 8 से यदि डबल होगा तो वो 16% पे जाना चाहिए, लेकिन नहीं, 6% पे ही इन्फ्लेशन है, मतलब नीचे चला गया है इन्फ्लेशन। ठीक है, 9% पे गया है। तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन है ही, मतलब महंगाई है ही, लेकिन जिस गति से महंगाई हो रहा है वो नहीं है। दिस इज कॉल्ड डिज इन्फ्लेशन, कैन बी द साइन ऑफ द स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमी। हाँ ठीक है, मतलब ये क्या दिखा रहा है कि जो भाई इन्फ्लेशन जिस रेट से बढ़ रहा था वो अब नहीं बढ़ रहा है। अब इन्फ्लेशन है लेकिन उस रेट से नहीं बढ़ रहा है, वो नीचे आ रहा है, मतलब कैन बी द साइन ऑफ द स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमी। अब या गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स लिया है, तो जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, जैसे कि मान लीजिए ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गया, ब्लैक मार्केटिंग की वजह से, जैसे प्याज को किसी ने स्टॉक कर दिया और ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, काला बाजारी कर रहा है। ठीक, तो उससे इन्फ्लेशन आ गया, प्याज की वजह से आ गया, फूड इन्फ्लेशन आ गया। ठीक, पहले महीने में 6% था, सेकेंड मंथ में 12% हो गया। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, अपना पूरा मशीनरी लगाकर जो भी ब्लैक मार्केटिंग कर रहा था उसको बाहर निकाल लिया। ठीक, उसके वो जितना भी स्टॉक कर रखा था उसको मार्केट में लेके आ गया, मतलब उससे क्या हो गया कि जो प्राइस 6 से 12 हो रहा था वो 6% से 12 हो रहा था, उस नेक्स्ट मंथ में कितना हो गया, 12 से 14% पे ही गया, 18 16% पे ही गया, तो मतलब वो नीचे गया इन्फ्लेशन बिकॉज ऑफ
काइंड्स ऑफ मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। समझ गए? तो दिस इज कॉल्ड द डिज इन्फ्लेशन। अब देखो क्रीपिंग क्या होता है, मिल्ड माइल्ड इन्फ्लेशन। तो रेट 1 से 3% में जा रहा है, मतलब क्रीपिंग क्या हो, जैसे ये नहीं चलता है भाई, जो रेंगता हुआ जो चलता है, मतलब थोड़ा सा रेट से बढ़ रहे हैं इन्फ्लेशन, दिस इज कॉल्ड द क्रीपिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग इन्फ्लेशन, एक काइंड्स ऑफ इन्फ्लेशन। वर्किंग इन्फ्लेशन क्या होगा, इन्फ्लेशन जब 3 से 10% में जाएगा तो वो होगा वर्किंग इन्फ्लेशन। गैलोपिंग इन्फ्लेशन, भाई घोड़े की तरह जाएगा, 10%, 50%, 100% इस तरह के जा रहा है, तो ये है गैलोपिंग इन्फ्लेशन आ रहा है। ठीक। अब सबके जो भाई महंगाई में ही है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। अब महंगाई कौन किस गति से जा रहा है, उसके पीछे का कहानी होता है, रीजन होता है, उस रीजन को आपको दिमाग में ढूंढना होगा। ऐसे गैलोपिंग है, सीवियर इकोनॉमिक डिस्टॉर्शंस एंड नीड फॉर द मॉनेटरी इंटरवेंशन। अब गैलोपिंग की वजह से बहुत हद तक मान लीजिए कि ऑयल का सप्लाई हो रहा था, अब होती ने क्या किया, आर्मेको कंपनी है उस पर क्या किया, उसने स्ट्राइक कर दिया। आर्मेको कंपनी से जो प्रोडक्शन हो रहा था, आर्मेको क्या है, बहुत बड़ी कंपनी है जो ऑयल को दुनिया में बहुत जगह सप्लाई करता है, लेकिन हुती ने अटैक कर दिया आर्मेको के ऊपर। और आर्मेको के पास उतना रिजर्व है नहीं कि वो सब जो डिमांड है उसको फुलफिल करे। तो एक ही बार क्या हो गया, डिमांड मतलब एक ही बार क्या हो गया, डिमांड तो है ही, अगर सप्लाई एकदम चौक हो गया, तो उससे कि गैलोपिंग इन्फ्लेशन की तरफ जा सकते हैं, मे बी रीजन्स हो सकता है। ठीक। अब हम पाकिस्तान पे अटैक कर देंगे और पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्या हो जाएगा, नीचे चला गया, तो इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक बर्बाद हो जाएगा, जो भी वहाँ की एग्रीकल्चर फील्ड है, इंडस्ट्री है, एमएसएमई है, सब बर्बाद हो जाएगा। ठीक। तो वहाँ पे गैलोपिंग इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ठीक, क्योंकि कुछ है ही नहीं वहाँ पे। तो दिस इज द कॉल ऑफ। अब देखिए, जब हम इवोल्यूशन ऑफ इन्फ्लेशन, अब हम इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखें। देखिए प्री मॉडर्न एरा, इसमें क्या था, इन्फ्लेशन वाज रेयर एंड प्योर बाटर बाटर इकोनॉमिक। उस टाइम में क्या था कि बाटर इकोनॉमिक था। जैसे कि बाटर में क्या होता है, आप मुझे चावल लेके दोगे तो मैं आपको सेब दे दूंगा। मैंने चावल का प्रोडक्शन किया, और जो हमारा पड़ोसी है उसके पास सेब का प्रोडक्शन है, हमें सेब है, सेब चाहिए, उसको क्या चाहिए, चावल चाहिए, तो मैंने उसको चावल दे दिया, उन्हें उसने मुझे सेब दे दिया। तो दिस इज द बाटर इकोनॉमी। With the advent of coinage and the ancient Greece Rome, the ruler who would debase the currency by mixing the cheaper metal, मतलब करेंसी के डिवेज कर दिया, मतलब उसको तोड़ दिया। क्योंकि जो जैसे कि मान लीजिए अच्छा अच्छा करेंसी होता था, ठीक, जैसे मेरी गोल्ड हो गया, जैसे सिल्वर हो गया, ये सब करेंसी क्या हो गया, ये सब मेटल थोड़ा प्रीशियस मेटल है, इसकी सप्लाई थोड़ा सा कम है, कम जगह है। तो रूलर जो होता था क्या करता था, उसको तोड़ ताड़ के उसमें अलग अलग मेटल मिला के फिर मार्केट में चला जाता है, मिक्सिंग ए चीपर मेटल्स। ठीक। तो समझ गया। अब ये चीपर मेटल मिला के भेजता था। अब लोगों के पास क्या हो गया, बहुत सारी ये करेंसी आ गया। ठीक। क्योंकि ये चीपर होता था। जब कॉइन या गोल्ड होगा, जो सिल्वर या गोल्ड होगा, वो तो कम है ना भाई, उसकी मात्रा तो कम है, तो वो तो जनरली सबके पास आ नहीं सकता है। ठीक। संख्या तो उसका कम है, सबके पास हो नहीं सकता है। ठीक। तो रूलर को क्या चाहिए, रूलर को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए। तो उसके लिए उसने क्या, करेंसी, जैसे कि हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में देखते हैं, जो उसने नया अप्लाई किया था। ठीक। अप्लाई किया, सक्सेस नहीं किया उसका, हिस्ट्री में पढ़ते मिडेबल में। तो एग्जाम्पल, जैसे रोमन एम्पायर रिड्यूस द सिल्वर कंटेंट इन देनारी, मोर कॉइन्स इन सर्कुलेशन। अब जो सिल्वर था पहले, तो वो एक मतलब जा रहा था कि भाई, एक कह सकते हैं ना, मतलब एक स्मूथली उसका फ्लो हो रहा था सिल्वर कॉइन जो था। ठीक भाई, उसमें अब रूलर ने क्या किया, उसमें थोड़ा सा अपना करामती लगा के उस सिल्वर में थोड़ा सा और मटेरियल मिला के, तो उसका सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, तो लोगों के पास मोर कॉइन्स आ गया सर्कुलेशन, तो प्राइस राइज हो जाएगा। तो दिस इज प्री मॉडर्न इरा का पाथ है। medieval era, yeah, medieval inflation caused by the war spending and metal influx, war spending and metal influx। Example, जैसे after the Spain discovered the silver mines in Americans, massive import flooded Europe। स्पेन ने क्या किया, अमेरिका में जब ये मेटल वेटल की खोज की थी, उस टाइम तो एडवेंचर काम चलता था ना, जो भी यूरोपियन जो मोनार्क होते थे वो क्या करते थे, पैसा देते थे इस तरह के मतलब साहसी लोगों को, चलो भाई तुम जाओ खोज के लाओ कहीं दुनिया में और कोई रह रहा है कि नहीं रह रहा है, तो उसको फाइनेंस करते थे। फाइनेंस करके तो वो बड़ा बड़ा जहाज बनाता था, अपना एक टीम लेके जाता था और दुनिया में खोज करता था। तो उसी खोज करने में अमेरिकन का एडवेंट हुआ था। अमेरिका में गया तो देखा कि भाई ये वहाँ पे ये सिल्वर मेटल बहुत था। मैक्सिको में है ना बहुत ज़्यादा, सिल्वर का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन करता है, मैक्सिको करता है। ठीक। तो मैक्सिको हो गया, तो वहाँ पे देखा तो वो उठा के लेके आया, उसको देखा भाई ये तो बहुत अच्छा चीज़ है, और पहले से ही यूरोप में
घराले से सिल्वर का यूज होता था, उसको वहाँ पे बहुत बड़ा रिजल्ट मिल गया, तो वहाँ से वो रिजल्ट लेके यहाँ पे आना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे सिल्वर का सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गया, तो यहाँ का राजा क्या किया, अपना कॉइन बना के सभी पब्लिक को हाथ में दे दिया। तो सबके पास कॉइन तो आ गया, लेकिन माल का प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा था। माल का प्रोडक्शन क्या था, जो गुड्स है वो तो जिस जिस जैसे पहले प्रोडक्शन था उसी तरह से हो गया था। तो प्राइस क्या हो गया, रिवोल्यूशन, प्राइस रिवोल्यूशन, परसिस्टेंट इन्फ्लेशन बढ़ता गया, सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज कर गया, परचेजिंग पावर डिक्रीज हो गया। सप्लाई ऑफ मनी ज़्यादा हो जाएगा तो जो मनी है उसकी परचेजिंग पावर तो कम होगी, प्राइस राइज हो जाएगा। ठीक। अब क्लासिकल इकोनॉमी 1700 से 1800 के बीच में, द अर्ली इकोनॉमिस्ट लाइक द एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो बिलीव द इन्फ्लेशन वाज लाइक टू मनी सप्लाई। तो इनका अपना था क्वांटिटी, एक क्वांटिटी थ्योरी दिए थे, हम इसको नहीं डिस्कस करेंगे, ये थोड़ा सा देख लीजिए। एम बी इजकल टू पी वाई, यदि मनी सप्लाई इनटू वेलोसिटी ऑफ मनी। वेलोसिटी ऑफ मनी क्या होता है, देखिए देखिए, एक जो मनी है ना आपका, 1 रुपया, वो कितने गुड्स को खरीद सकता है। जैसे कि आपने 1 रुपया में चाय खरीदा, वो जैसे मान लीजिए कि 10 रुपया, 10 रुपये में आपने चाय खरीदा। अब जिसके पास वो चाय दिए है वो 10 रुपया लेके क्या करेगा, वो 10 रुपया से कोई गुड्स खरीदेगा, तो मतलब कितना टाइम्स वो मनी एक से दूसरे, दूसरे तीसरे में कितना टाइम वो ट्रांसफर हुआ, दिस इज कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ मनी। ठीक, समझ गए। तो एम भी इज इक्वल टू पी वाई, पी मतलब प्राइस लेवल, एम वाई इज टू आउटपुट। तो इस सप्लाई, इस थ्योरी पर वो निकाला, छोड़िए, ये थ्योरी आपको इकोनॉमिस्ट ने बनना है। कीनियन इकोनॉमिस्ट 1930 से 70 के दशक में, आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन, आज ग्रेट डिप्रेशन हुआ था 1929 में, जॉन जॉन मैनार्ड कीन्स argue that the inflation can result from the full employment, rising the demand, एडवोकेट गवर्नमेंट स्पेंडिंग टू द। केनियन इकोनॉमी में क्या कह रहा था, जो इन्फ्लेशन कैन रिजल्ट फ्रॉम द फुल एम्प्लॉयमेंट, जब फुल एम्प्लॉयमेंट पे इन्फ्लेशन आ सकता है, मतलब सोसाइटी के अंदर कोई अनएम्प्लॉय है ही नहीं, सब काम में लगा हुआ, सबके पास है। ठीक। तो इन्फ्लेशन कैन रिजल्ट फ्रॉम द फुल एम्प्लॉयमेंट, तो अब सबके पास पैसा आ गया, सबके पास, मतलब स्मूथ, सबके पास पैसा है, और यहाँ पे मार्केट में गुड्स है, तो वहाँ पे डिमांड फॉर इन्फ्लेशन तो हो सकता है, राइजिंग द डिमांड, वहाँ पे डिमांड हो सकता है, तो उससे इन्फ्लेशन आ सकता है। एडवोकेट द गवर्नमेंट स्पेंडिंग टू मैनेज द इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो कीनियन का मतलब कहना था जो भाई इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग टू मैनेज द इन्फ्लेशन, अपने खर्चे के माध्यम से गवर्नमेंट क्या कर सकता है, इन्फ्लेशन को मैनेज करो, अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करो। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे रोल बताया जो भाई आप रेगुलेटर की तरह काम कीजिए और इन्फ्लेशन को कंट्रोल कीजिए। दिस वाज द कीनियन इकोनॉमिक। लेट्स कॉन्सेप्ट लाइक द डिमांड फुल इन्फ्लेशन, मल्टीप्लायर इफेक्ट, छोड़िए हटाइए, ये सब देखने की जरूरत नहीं है। पोस्ट वार बूम एंड 1970 स्टैगफ्लेशन। देखिए, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर गवर्नमेंट अडॉप्ट द फिजिकल प्लस मॉनेटरी पॉलिसी टू द रेगुलेट इन्फ्लेशन। मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डिकोलोनाइजेशन हो गया, और मतलब सारे कंट्री लगभग सब मतलब स्वतंत्र हुए, फ्रीडम सबको मिली, तो सब अपने अपने इकॉनमी को इस्टेब्लिश करने के लिए, अपने स्टेबिलिटी कर लाने के लिए, देश के अंदर डेवलपमेंट लाने के लिए सब अपना अपना पॉलिसी लेके आए। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो गवर्नमेंट अडॉप्ट द फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी मतलब क्या हो गया, गवर्नमेंट की जो राजकोष होगा ना, उसके रिलेटेड जो पॉलिसी होगा, जो हम किस तरह से टैक्सेशन को बढ़ाएंगे, हम किस तरह से सब्सिडी को रेशनलाइज करेंगे, हम किस तरह से खर्चा करेंगे, तो मतलब उसके जो राजकोष होता था, जिसमें कि राजकोष मतलब क्या हो गया, जहाँ से गवर्नमेंट का पैसा आता था वो रखता था, और फिर वहाँ को अलग अलग सेक्टर में खर्च करता था, उससे रिलेटेड लेकर पॉलिसी हो गया। फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी जो सेंट्रल बैंक होता है, उसका काम होता है मार्केट मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी रखना, मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखना और इंटरेस्ट रेट को क्या करना, कंट्रोल रखना, इस दोनों को। तो ये सब चीज़ नया नया आया इसके थ्रू रेगुलेट द इन्फ्लेशन। 1970 जब व्हेन द ऑयल क्राइसिस लीड टू द स्टैगफ्लेशन, कीनियन टूल फेल। देखिए, कीनियंस क्या कहता है, केनियंस इकोनॉमिक्स क्या है, ये द फुल इन्फ्लेशन कैन रिजल्ट फ्रॉम द फुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब एम्प्लॉयमेंट जब हमेशा रहेगा, फुल रहेगा, सभी को पास नौकरी रहेगा, दैट रिजल्ट ऑफ इन्फ्लेशन, क्योंकि सबके पास नौकरी है, सबके पास पैसा आ रहा है वेज के टाइप में, अब वेज में पैसा आ रहा है सबके पास, तो वो गुड्स तो खरीदेगा ना मार्केट में जाके। ठीक, गुड्स खरीदेगा तो उससे इन्फ्लेशन आ सकता है, ये है केनियंस फार्मूला। लेकिन जो पोस्ट हुआ जब 1970 में, जब ऑयल क्राइसिस हुआ, लेड टू द स्टैगफ्लेशन, ऑयल क्राइसिस हुआ, उससे क्या हो गया, हाई इन्फ्लेशन प्लस अनएम्प्लॉयमेंट, द केनियन टूल फेल्ड। समझ गया। तो ट्रिगर द न्यू थ्योरी लाइक, छोड़िए हटाइए, आप केनियन क्यों फेल कर गया, क्योंकि भाई यहाँ पे है ना, सप्लाई सप्लाई शॉक हो गया था, छोड़िए। मॉडर्नाइजेशन, मोनेटाइजेशन, मिल्टन फ्रीडमैन ने 1970 से 80, मिल्टन फ्रीडमैन ये अमेरिकन वाला था, उसने मिल्टन फ्रीडमैन ने किया था,
वो जो एक्सचेंज रेट वाले में तो डॉलर वाले तो जो कॉन्सेप्ट था उसको खत्म किया था। इन्फ्लेशन इज ऑलवेज एंड एवरीवेयर ए मॉनेटरी फेनोमेना, बिलीव कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई इज की टू द कंट्रोलिंग इन्फ्लेशंस। ये कह रहा था इन्फ्लेशन इज ऑलवेज एवरीवेयर मॉनेटरी फेनोमेना, उसका कहना है। मॉनेटरी मिल्टन फ्रीडमैन का क्या कहना है?